ये खंडरात जो आप देख रहे हैं, ये खंडरात उन पंडितों का, उन अपने हिंदू भाइयों का वो मकानात है जो कभी आबाद हुआ करते थे, जिसमें बच्चे, जिसमें बूढ़े, जिसमें जवान अपना काम काज सब कुछ कर रहे थे। ये जो पूरी जगह है, ये यहाँ पर इस पूरी जगह में कश्मीरी पंडितों की आबादी यहाँ पर बसती थी। बिल्कुल बिल्कुल बसती थी और सब के सब शाम रात के अंधेरे में बाहर निकाल दिया गया और उनको गोली मार दी। अभी ये जो खेत वगैरह है, अभी जो ये ज़मीनें वगैरह है, उन पर किनका हक है, या फिर ये ऐसे ही बंजर पड़ी हैं? ये तो उन्हीं का है, कौन छीन लेगा? ये तो उन्हीं का है। जब वापस आएंगे, उनमें से कुछ मेरे दोस्त कुछ बचे हैं, वो जब वापस आएंगे उनकी फैमिली यहाँ पर रहेगी। इंशाल्लाह हम चाहते हैं कि वो सेटल हो जाए, फिर से वापस आ जाए, हम उनके साथ मिलजुल कर रहेंगे। कि ये जो हमारे यहाँ पे राकेश जी है या संजू जी है, जितने भी यहाँ पे मारे गए, अल्लाह करे भगवान उनकी उसको शांति दे। और लेकिन ये हम शर्मसार हैं, हम कॉन्फेस करते हैं, बीइंग ए मुस्लिम मैं कॉन्फेस करता हूँ कि गलतियाँ हो गई है, लेकिन गलती ये भी है सरकारों की कि वो उन्हें आना चाहिए था, प्रोटेक्शन करना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए। और डेफिनेटली जो अपने महल नुमा मकान में रहता है उसके पास आज एक कमरा है। जो इस टेम्परेचर में रहने वाला आदमी है, वो यूपी की गर्मी कहाँ झेल पाएगा? उन बेचारों ने वो सब झेल लिया। हाँ, रेप्स हुए, पता नहीं क्या 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 हुआ। कौन कहता है ये गलत है? गलत नहीं है, इट्स फैक्ट, इट्स हिस्ट्री कभी छुपाई नहीं जाती, यही फैक्ट है। और जिहाद के नाम पर ये सब कुछ हुआ। 1990 के दशक में कश्मीर घाटी में उग्रवाद के सूरज को देखे साथ ही घाटी से कश्मीरी पंडितों का पलायन शुरू हुआ। इतिहास के पन्नों में कुछ घटनाएं अचानक ही सतह पर आ जाती हैं, लेकिन उन सतह पर आई घटनाओं के पीछे एक लंबी दास्तां होती है। ये भी कहा जाता है कि घाटी में जो उग्रवाद के सूरज का उदय हुआ वो 1989 में कुछ चुनावी धांधली का परिणाम भी माना जाता है। हालांकि इसके पीछे कुछ अलग अलग तथ्य हैं, कुछ अलग अलग राय हैं, लेकिन यह भी कहा जाता है कि कश्मीर घाटी में कश्मीरी पंडितों का पलायन, कश्मीर घाटी में मस्जिदों के लाउडस्पीकर से वो आवाज़ें कि अपनी माता बहनों को यहीं पर छोड़ दो, या तो मुसलमान बन जाओ या घाटी को छोड़ दो, कई ऐसी आवाज़ें आज भी इन घाटियों में सुनाई देती हैं। हम आपको बता दें, इस वक्त हम संग्रामपुर में मौजूद हैं। ये वो जगह है जो आज भी कहीं ना कहीं चीख चीख कर ये कहती हैं कि कश्मीर घाटी में उग्रवाद के सूरज के साथ साथ जो कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ, वो दर्द केवल कश्मीरी पंडितों को ही नहीं है, अपितु आज जो यहाँ पर मुसलमान भाई बसते हैं वो भी उस दर्द को महसूस कर पाते हैं। हम आपको ये भी बता सकते हैं, जहाँ हम मौजूद हैं, यहाँ हमारे पीछे जो आपको खंडहर दिखेंगे, वो खंडहर, वो ईंट, वो मिट्टी आज भी चीख चीख कर उन कश्मीरी पंडितों का इंतजार करती हैं। ये कहती हैं कि वो छत, वो घर, वो एक एक ईंट आज भी उन कश्मीरी पंडितों की याद में यहाँ पर दिख रही है। हम यहाँ कुछ लोगों से बातचीत करेंगे, यहाँ के बाशिंदों से बातचीत करेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर उग्रवाद की ऐसी घटना क्यों घटित हुई। सतह पर जो हमने देखा 1990 का जो दशक, उसकी जो कहानियां हम सुनती हैं, आज भी हमारी आंखें नम हो जाती हैं। हम ये जानना चाहते हैं आपसे डॉक्टर साहब कि आखिर ऐसी क्या वजह रही होगी कि 1990 के दशक में कश्मीरी पंडितों को यहाँ से पलायित होना पड़ा, उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा, उन्हें अपनी रोजी रोटी छोड़नी पड़ी, ये तक नौबत आए कि अनाउंसमेंट ये भी हुआ कि महिलाएं यहीं पर छोड़ के जाए। इस तरीके की घटना हुई, क्या कहना चाहेंगे? और वो जो दृश्य है किस प्रकार से आप देखते हैं? जहाँ पे आप खड़े हैं, इसका नाम है संग्रामपुरा जी, बड़गांव, और ये वो जगह है जहाँ पे एक ही रात में जी, 9 पंडित भाइयों को, बहनों को घरों से बाहर खींच खींच के दहशतगर्द ने निकाला और बाहर गोलियां मार दी गई। जहाँ पर पता नहीं, अगर आप इतिहास के पन्नों में जाएंगे 90s की जब हम बात करते हैं, पाकिस्तान स्पार्स और दहशतगर्द जो आज़ादी मांगने वाले या कुछ प्रॉक्सी, जो जितने भी पाकिस्तान प्रॉक्सी थे, यहाँ के लोकल उसमें भी शामिल थे, राइट? तो आप मुझे बताइए, जिसके घर में उसकी माता बहन को मार दिया जाए बेगुनाह, रात को बाहर निकाला जाए, उसके बाद गोली मार दी जाए जिहाद के नाम पे, तो आपको लगता है कि कोई और फिर वो इतना साहस रख पाएगा कि वो अपने घरों में रहे? ये खंडरात जो आप देख रहे हैं, ये खंडरात उन पंडितों का, उन अपने हिंदू भाइयों का वो मकानात है जो कभी आबाद हुआ करते थे, जिसमें बच्चे, जिसमें बूढ़े, जिसमें जवान अपना काम काज सब कुछ कर रहे थे। तो अनफॉर्चुनेट, जैसे कि आपने अपने सबसे बड़े कैप्शन में ही कहा कि हम मानते हैं कि कहीं ना कहीं सरकार है, कहीं ना कहीं उस वक्त की सरकार बेशक रही है, जिसे आप आज हिजबुल मुजाहिदीन का चीफ मानते हैं, सलाहुद्दीन, उसने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत में जो है इलेक्शंस लड़ा, या गिलानी, जो भी, यानी जो अलगाववाद बना, बिल्कुल, तो वहाँ से इनका एक ही नारा था, सही है, ठीक है, जम्मू कश्मीर को हम आज़ाद करेंगे, एक इस्लामी रियासत बनाएंगे। और अगर, अरे भाई, अभी पाकिस्तान को इतना सारा टाइम, वो इस्लामी रियासत नहीं बनी, वो अभी कोई इस्लाम वहाँ पे नहीं है, कोई इम्प्लीमेंट है ही नहीं है। जितना वो बर्बाद है उतना कोई दुनिया में कोई, मुझे लगता है कि प्रोस्टिट्यूट कहना ठीक रहेगा उनके। लेकिन अफसोस की बात यह है, कश्मीर ये ऋषियों वलियों की सरजमीन जो थी, यहाँ पे पंडित, सिख, मुसलमान, ईसाई, हम सब एक साथ रहा करते थे। लेकिन बस दहशतगर्दी का वो भुगल बच गया,
वो आज़ादी का जो भूत था, है ना, एक परसेप्शन था, एक पॉलिटिकल परसेप्शन था, तो पॉलिटिकली यूटिलाइज करके ऐसे जो है ना ऐसे दृश्य आपको मिलेंगे। और बेशक इसीलिए वो यहाँ से जो है उनको बेशक भगाया गया, ये नहीं है कि भगाया गया। अब इससे बेहतर और कौन सी मिसाल मैं दूं कि यहाँ इन घरों में जो ये घर दिख रहे हैं ना, इनमें से 9-10 लोग निकाले गए और बाहर उन पे गोलियां मार दी गई। निहत्थे लोग, निहत्थे बच्चे, निहत्थे बेटियां, निहत्थे दोस्त, निहत्थे जवान। तो मुझे बताइए, तो वो था एक जो वो कह रहे हैं कि हमने कुछ नहीं किया, ऐसा नहीं है, वो नहीं किया, बेशक किया। और तब मजबूर होकर वो यहाँ से निकल गए, तब मजबूर होकर वो दर दर भटक रहे हैं। बिल्कुल, मैं दोबारा आऊँगा आप पे। आप देख सकते हैं ये यहाँ पर जो आपको खंडर दिख रहा है, हो सकता है आपके लिए एक मिट्टी हो, ईंटें हो, लेकिन वाकई में ये उन कश्मीरी पंडितों का खून पसीना है। कश्मीरी पंडितों की यहाँ पर आत्मा बसती थी, उसे उजाड़ दिया गया था। 90 का वो दशक वाकई में भारत के माथे पर एक कलंक की तरह था। जम्मू कश्मीर जिसे भारत का ताज कहा जाता है, उस ताज के माथे पर एक कलंक था वो 90 के दशक का वो दौर। यहाँ की एक एक मिट्टी, यहाँ की एक एक माटी आज भी चीख चीख कर उन्हीं कश्मीरी पंडितों का इंतजार करती है। आज भी उन कश्मीरी पंडितों को इंसाफ के लिए यहाँ की ये मिट्टी गुहार लगाती है। सर, क्या नाम है आपका? सरवर अहमद। आपने क्या वो दौर देखा जब कश्मीरी पंडितों को अचानक से रातों रात ये अनाउंसमेंट किया गया कि वो अपना घर छोड़ दे, अपनी बीवी बच्चों को यहाँ पर छोड़ दे, या तो इस्लाम कबूल कर ले या फिर वो मारे जाएंगे? कैसा मंजर था वो? तो इसने पता है, ये पॉलिटिकल ये था, पॉलिटिकली उनको ये मतलब कॉन्स्पिरेसी थी उनकी, वो एक चाल थी पॉलिटिकल। यहाँ के जो पॉलिटिकल सिनेरियो रखते हैं, पॉलिटिकल बड़े बड़े नेता है, उन्होंने ऐसा एक क्रिएट माहौल कर दिया कि पंडितों को यहाँ से भागना पड़ा। लेकिन यह इस जगह यहाँ मैसेकियर हुए। ये जो पूरी जगह है, ये यहाँ पर इस पूरी जगह में कश्मीरी पंडितों की आबादी यहाँ पर बसती थी। बिल्कुल बिल्कुल बसती थी, और सब के सब शाम रात के अंधेरे में बाहर निकाल दिया गया और उनको गोली मार दी। खुशहाल यहाँ पर एक गांव था जहाँ पर यहाँ तमाम इसी प्रकार के कई घर यहाँ पर मौजूद थे। यहीं पर हम जैसे देख सकते हैं पीछे खेती बाड़ी की ज़मीन है। इसी प्रकार से यहाँ पर वो कश्मीरी पंडित अपनी खेती बाड़ी किया करते थे, यहीं से वो आते जाते थे। एक पूरा खुशहाल गांव था जो रातों रात उजाड़ दिया गया। सब कुछ वो आबाद था। ये घर खंडर आप देख रहे हैं, सब के सब यहाँ पर रहते थे और पढ़े लिखे थे, उनमें बड़े बड़े ओहदों पर फाइज थे। एक हेडमास्टर था, एक पुलिस में काम करने वाले लोग थे, और अनफॉर्चुनेट से मतलब मैसेकियर हुआ। आपका भी कोई दोस्त था उसमें? मेरा एक क्लास फेलो रहा है, मेरे साथ उठता बैठता था, खाता था, एक ही थाली में हम खाते थे। लेकिन आप तो मतलब अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि शाम को मेरे साथ कोई खाए, सुबह वो उसकी डेथ हो। बिल्कुल, जिसके साथ में बचपन बिताया है, जिसके साथ में हम खेलते हैं, खाना खाते हैं, अचानक से ऐसी घटना घट जाए धर्म के नाम पर कि सब कुछ बदल जाता है। आपने कहा कि जो आबाद था वो बर्बाद हो गया, वो उजड़ गया, बहुत बुरा लगता होगा। बुरा क्या, मतलब पहली बार मैं यहाँ आया हूँ तो मतलब चाहता था कि मैं इस गांव को देखूं, लेकिन मेरा मतलब दिल ही नहीं मानता था कि इस गांव को देखूं। और अब जब देख रहा हूँ ये सारी बस्ती उजड़ सी गई है, तो इतना मुझे नहीं मालूम था कि घर वर सब कुछ तबाह हो गया है। लेकिन मतलब उनकी याद हमेशा मेरे साथ रहेगी, जो मेरे साथ उठते बैठते थे, खाते थे, सोते थे, एक साथ उठते बैठते थे, और सुबह थे ही नहीं। तो आप खुद समझ सकते हैं कि मुझ पर क्या बीती होगी। बिल्कुल, हर एक कश्मीरी पर क्या बीती होगी। जो आपने कहा कि वो बड़े बड़े ओहदे पर थे, कुछ सेवाओं में भी थे, उसके बाद भी कुछ बैकअप नहीं था उनके पास, क्योंकि अचानक से रात को अनाउंसमेंट होता है, कभी शाम को अनाउंसमेंट होता है। एक 19 जनवरी की ये बात है, 19 जनवरी 1990 की बात है, और उसके बाद धीरे धीरे माहौल और बिगड़ता जाता है। कुछ लोग जो पहले ही दिल्ली चले गए थे वो सुरक्षित रहे, लेकिन जो लोग पीछे थे उनका कत्लेआम हुआ। आपको क्या लगता है, इतिहास में ये घटना का दर्द जो है, क्या कभी कोई भुला सकता है? कैसे बुला सकता है इंसान? आखिर हम ह्यूमन हर्ट रखते हैं ना, एक ह्यूमन हर्ट ही समझता है कि दूसरे ह्यूमन का दर्द वही समझ सकता है। कम से कम मैं तो पर्सनली अपनी बात कह रहा हूँ कि मतलब मैं तो बोल ही नहीं पाऊँगा। जो मेरे साथ उठते बैठते थे, खाते थे, एक साथ सोते थे, सुबह थे ही नहीं, तो आप समझ सकते हैं क्या दर्द हुआ होगा, क्या मतलब
इनके साथ जो इनके पड़ोसी थे यहाँ पर रहने वाले लोग, उन पर क्या बीती होगी। तो ये तो दर्दनाक वाक़ा था एक। तो यहाँ पर कश्मीरी पंडितों के साथ साथ मुसलमान भाई है, उनके भी घर यहाँ पर थे, यानी कि तमाम जो कम्युनिटी हैं सबके यहाँ पर घर थे, मिलजुल कर रहते थे। में संग्रामपुर में मिलजुल कर रहते थे। आसपास की पड़ोसी ये आपकी मुस्लिम बस्ती आपको दिख रही होगी, इनके साथ ही रहा करते थे। वो एक ही स्कूल में पढ़ते थे, एक ही क्लास में बैठते थे। दूसरे दिन ऐसा एपिसोड होता था तो बहुत दुख होता है। मतलब मेरा मन ही नहीं करता था कि मैं इस गाँव को देखूं। चरमपंथ जैसे ही हावी हो गया तो भाईचारा कमज़ोर हो गया वहाँ पर। जैसे ही गन कल्चर और ये चरमपंथ और कट्टरवाद जहाँ पर हावी हो गया तो वहाँ पर कहीं ना कहीं इंसानियत जो है वो वहाँ पर कमज़ोर हो गई। आपको लगा इंसानियत शर्मसार हो गई, इंसानियत शर्मसार हो गई। एक मतलब हमारे मज़हब में तो कहीं लिखा ही नहीं है कि एक आदमी दूसरे आदमी का कत्ल करे, और ये भी लिखा है कि जो एक आदमी को कत्ल करे उसने पूरी इंसानियत को ही मार डाला। ये हमारे मज़हब में लिखा है। और जो भी वो दरिंदा था, जितने भी वो दरिंदे थे जिन्होंने ये कत्ल किया, तो उन्होंने पूरी इंसानियत को ही मार डाला उस वक्त। क्या उन दरिंदों को मुसलमान भाई कभी माफ़ कर पाएंगे? ऐसी हो ही नहीं सकता कभी नहीं, सवाल ही कैसे माफ़ पता कैसे माफ़ करेंगे। मतलब ये तो दर्दनाक वाक़ा था। ये तो यहाँ पर सिर्फ यहाँ संग्रामपुरा में नहीं हुआ, कश्मीर में बहुत सारी जगहों पर हुआ। तो इंसानियत इनको कभी माफ़ नहीं करेगी, खासकर कश्मीरी इनको माफ़ नहीं करेंगे। अभी ये जो खेत वगैरह है, अभी जो ये ज़मीनें वगैरह है, उन पर किनका हक है, या फिर ये ऐसे ही बंजर पड़ी हैं? ये तो उन्हीं का है, कौन छीन लेगा। ये तो उन्हीं का है। जब वापस आएंगे उनमें से कुछ मेरे दोस्त कुछ बचे हैं, वो जब वापस आएंगे उनकी फैमिली यहाँ पर रहेगी। इंशाल्लाह हम चाहते हैं कि वो सेटल हो जाए, फिर से वापस आ जाए, हम उनके साथ मिलजुल कर रहेंगे। तो अगर वो दोबारा आते हैं तो यही घर, यही ज़मीनें, यही खेत, क्या उन्हें उनका हक मिलेगा वापस? व्हाई नॉट, श्योर उन्हीं की तो है, कौन छीनेगा। मतलब यहाँ पर पास में इतनी सारी बस्ती रहती है, तो अगर ऐसा होता तो इन्होंने इन पर कब्जा किया होता। लेकिन कश्मीरी ऐसा है नहीं, कब्जा नहीं कर सकता, और करेंगे भी क्यों। ये दूसरे की ज़मीन है, पंडित भाइयों की ज़मीन है, कोई खा नहीं सकेगा। जब वो आएंगे तो इंशाल्लाह मिलजुल कर रहेंगे इधर ही। डॉक्टर साहब, वो जो 90 के दशक का दौर था, यहाँ जो भी घटना घटी, वाकई में आपने जैसा कि कहा कि इंसानियत को, कश्मीरी पंडित जब दोबारा यहाँ पर आएंगे तो आपको लगता है कि अब ऐसी कोई घटना नहीं होगी, ना भविष्य में होगी? इंशाल्लाह। आप समझते हैं कि मैं सबसे पहले आपको बता दूंगा, मैंने पहले ही बताया कि पाकिस्तान प्रॉक्सी और पाकिस्तान स्पॉन्सर दहशतगर्दी, और यहाँ पे जो लोग थे उनके साथ में जो मिले हुए थे, अभी 30 साल गुजरे, क्या मिला बंदूक से, क्या मिला कल्चर से, क्या मिला गन से? बस यही बेबसियाँ मिली। हमारे अपने बच्चे मारे गए, पंडित भाई मारे गए, इनको पलायन पे मजबूर किया गया ये बार। और हम ये उम्मीद रखते हैं, हम कोशिश हमें भी करनी चाहिए, और कोशिश में ही है हम सब कि इंशाल्लाह वो ज़रूर अपने घरों में वापस आए, आबाद हो जाएं और बसें, और उम्मीद करेंगे कि पूरी कश्मीरी कौम उनके साथ रहेगी, सिवाय पॉलिटिशियंस का। आप अभी देखें कि ज़मीन पे हक किसका है। मैं आपको ऐसी भी स्टोरीज़ दूंगा जहाँ पे फ़ारूक अब्दुल्ला साहब ने, महबूबा मुफ्ती ने, उनकी गूंज ने पंडितों की ज़मीनें बिकवाई, अपने दलाल लगाए। श्रीनगर की, ये तो गांव है, यहाँ पे अभी जहाँ पे आए तो पहाड़ समझो गांव है, लेकिन श्रीनगर में जो कौन-सी ज़मीनें थी उसको बिकवा दिया गया यहाँ के पॉलिटिशियंस ने, पंडितों की ज़मीन को। आज भी ऐसे हज़ारों केसेस है जो फाइल यहाँ पे ऑफिस में, रेवेन्यू अटॉर्नी जनरल में, मैं खुद विटनेस हूँ बहुत सारी चीज़ों का। तो उनकी ज़मीनें जो बिकवा दी गई, मतलब डबल प्रॉफिट। एक तरफ से मरवा दो, एक तरफ से जिहाद का नाम लो, एक तरफ से इस्लाम को बदनाम करो, एक तरफ से कश्मीर को बदनाम करो, एक तरफ से भाईचारे को बदनाम करो। आम इंसान कब चाहता है कि मैं अपने हमसाये से लड़ूं? आम इंसान कब चाहता है कि मैं इसको हम करूं? नहीं, इट वाज ऑल अबाउट पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड मिलिटेंसी एंड टेररिज्म। और जो कश्मीर में उनके साथ देने वाले थे, यही पॉलिटिशियंस थे, यही पॉलिटिकल लोग थे, यही अपने उस कुर्सी को जमाए रखने के लिए ये सारा खेल जो है ना, ये खेला करते थे, ताकि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई बटे और ये अपनी कुर्सियों पर विराजमान रहे। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो हमारे यहाँ पे राकेश जी है या संजू जी है, जितने भी यहाँ पे मारे गए, अल्लाह करे भगवान उनकी उसको शांति दे। और लेकिन ये हम शर्मसार हैं, हम कॉन्फेस करते हैं, बीइंग ए मुस्लिम मैं कॉन्फेस करता हूं कि गलतियां हो गई है, लेकिन गलती ये भी है सरकारों की कि वो उन्हें आना चाहिए था, प्रोटेक्शन करना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए। और डेफिनेटली जो अपने महल नुमा मकान में रहता है उसके पास आज एक कमरा है। जो इस टेम्परेचर में रहने वाला आदमी है वो यूपी की गर्मी कहाँ झेल पाएगा? उन बेचारों ने वो सब झेल लिया। हाँ, रेप्स हुए, पता नहीं क्या 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 हुआ। कौन कहता है ये गलत है? गलत नहीं है, इट्स फैक्ट, इट्स हिस्ट्री, हिस्ट्री कभी छुपाई नहीं जाती, यही फैक्ट है। और जिहाद के नाम पर ये सब कुछ हुआ, और उम्मीद करते हैं कि अब पाकिस्तान शायद वो सुधर ही गया। सुधर क्या जाएगा? अभी तो वहाँ पर खाने को कुछ है नहीं। हाँ, POK हमारा है, वो भी इंशाल्लाह जल्दी
इंशाल्लाह उम्मीद है कि इंशाल्लाह, क्योंकि वो खुद चाहते हैं, वहाँ के लोग जुलूस निकालते हैं बलूचिस्तान में, POK में, कि हमें अपने साथ मिला, क्योंकि हमारा हिस्सा है। तो उम्मीद करते हैं कि जो जहाँ से वो लॉन्च करते थे, स्पॉन्सर करते हैं, हम उम्मीद करते हैं कि अब ऐसा कुछ ना हो। और यहाँ का नौजवान, उनके लिए मैसेज है कि बंदूक से 40 साल तक कुछ नहीं मिला, ये पॉलिटिकल मस्कुलर पावर था, और पॉलिटिकल मस्कुलर पावर के लिए पॉलिटिशियंस ने यूज़ किया। और इसमें गलती फ़ारूक अब्दुल्ला की भी है, महबूबा जी की भी है, कांग्रेस सरकार भी है, सब सरकारों की है। ये कि इन्होंने रिहेबिलिटेट, एक सरकार के पास क्या ही बड़ी बात है कि आप एक कंपनी पुलिस वाले यहाँ पे लगा दें, जैसे कि आप हर जगह पे रखते हो, ताकि ये लोग अपने घरों में, आप देखें, वो आहे, वो बकाएं, वो चीखें आज भी यहाँ पे गूंज रही है। क्यों ना गूंजे? क्योंकि ये उनकी जो है ना, क्या बोलते हैं, मूल्यता, ये मूल्यता निवासी है वो यहाँ के। लेकिन अफसोस, आज कोई यूपी में, आज कोई कहीं, आज कोई कहीं, जब वो याद करता होगा ये टेम्परेचर, तो क्या बीत रही होगी। वो आहें, वो बका है, जब रात को यहाँ निकाला गया और गोलियां मार दी गई दहशतगर्दों की ओर से, तो बताओ कौन सा इस्लाम है, कौन सा जिहाद है? क्या पाकिस्तान यही जिहाद करेगा? यहाँ पे यही जिहाद करा रहा था यहाँ पे। तो इसका मतलब यहाँ लोकल पॉलिटिशियंस भी, यहाँ लोकल गूंस भी, और पाकिस्तान प्रोकुड मिलिटेंसी जो थी, यानी कि दहशतगर्दी जो थी, उन्होंने ये सब खेल, ताकि इस जन्नत जैसी वादी को बर्बाद करा। और उन्होंने चाहा कि बहुत बर्बाद करें, लेकिन अब वक्त आ चुका है कि अब बर्बाद नहीं होने देंगे। कि यहाँ का नौजवान अभी एजुकेटेड तब भी था, अब भी एजुकेटेड, अब अवेयर है। तब शायद वो इस दहशतगर्द को जिहाद समझ रहा था, लेकिन आज इसको पता है कि पाकिस्तान खुद सबसे बड़ा दहशतगर्द मुल्क है। क्योंकि मेरा कुरान ही कहता है कि आप सच कहो। सच यही है कि बेशक जुल्म हुआ, बेशक निकाला गया, पलायन कराया गया, रेप्स किए गए, गोलियां मार दी गई इनोसेंट्स पे दहशतगर्दों की ओर से, और उसका खमियाजा पूरे कश्मीर में भुगता। इसीलिए प्रॉब्लम ये हो रहा था, जब एक कश्मीरी यूपी में जाता था तो वहाँ उसे कहा जाता है, देख कश्मीरी दाढ़ी पठान, ये दहशतगर्द है, हमें दूसरी नज़र से देखा जाए, चाहे एयरपोर्ट में। लेकिन अब सारा सिनेरियो बदल रहा है। उम्मीद करते हैं, और हम भी कोशिश में, और आप भी, सब भी कोशिश, आपकी भी, आप पत्रकार भाई है, आपकी भी ये जिम्मेदारी है कि आप भी पूरे भारत तक, पूरे देश तक ये मैसेज पढ़ाएं कि हर एक दहशतगर्द नहीं था, हर एक ने नहीं मारा। हाँ, बेशक ये कम्युनिटी में जो भी ब्लैक शीप था वो तो है, उन्होंने जो किया सो किया, लेकिन अफसोस कि हम ये दर्द कभी सदियों तक नहीं भुला सकेंगे। बिल्कुल, आप देख सकते हैं। अब वो मंजर याद कीजिए, आप सोचिए कि 19 जनवरी 1990 का आज का ये दौर हो, आप अपने घर में, अपने परिवार के साथ में, अपनी पत्नी के साथ में, अपने बच्चों, अपने माँ बाप के साथ में, आप इसी घर में हैं। अचानक से आपको एक आवाज़ सुनाई देती है, एक फरमान आता है कि जितने भी कश्मीरी पंडित हैं वो अपने घरों से बाहर निकले, अपनी पत्नियों को, अपने बच्चों को यहीं पर छोड़े, या तो इस्लाम कबूल कर ले या फिर वो मौत को कबूल कर ले। इस तरीके की स्थिति हो, आप अपने घर में मौजूद हो, और आपको पता चले कि अगर आपने अपने घर से एक कदम भी बाहर रखा, आपको गोलियों से भून दिया जाएगा। आपकी बीवी के साथ में एक ऐसी घटना की जा सकती है जो आप कभी सोचना भी नहीं चाहेंगे। आपके बच्चों के साथ में बुरा व्यवहार किया जाएगा। जहाँ तक मैं मानता हूँ, आप अपने घरों से बाहर भी नहीं निकलेंगे। लेकिन कश्मीरी पंडितों को ना सिर्फ उनके घर के दरवाजे से बाहर निकाला गया, बल्कि उनकी अपनी घाटी से बाहर निकाला गया। कश्मीरी पंडितों को इन वादियों से बाहर निकाला गया। ये जो दरख्त आप देख रहे हैं, इन दरख्तों पर भी उन कश्मीरी पंडितों का हक था, लेकिन ये भी उनसे छीन लिया गया। यहाँ की आबो हवाओं को कश्मीरी पंडितों से छीन लिया गया। यहाँ की माटी, यहाँ की खेती से, तमाम चीज़ों से बेदखल कर दिया गया कश्मीरी पंडितों को। और वो 90 के दशक का वो मंजर आज भी वाकई में जब जब हम याद करते हैं तो हमारी आंखें नम हो जाती हैं। लेकिन अब घाटी का माहौल धीरे धीरे बदल रहा है।